जुमेरात को जस्टिस काजी फायज ईसा के करीब एक हफ्ते की समाअतों पर मबनी दलाइल और जवाब जवाब का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो जाकर एक हुकूमती वजीर ने ट्वीट की कि कहीं दलाइल या जवाब जवाब के दौरान कुछ कह दिया तो वो भी दलाइल का हिस्सा ना बन जाए। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना था कि एक हफ्ते से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। एक जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन हो गई कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। फवाद चौधरी की जानिब से यह बयान शायद इस मौके पर इसलिए आया क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूदा दौरे हुकूमत में मीडिया पर लगी कदगनों और पाबंदियों के साथ साथ इस पर होने वाले झूठे प्रोपेगेंडा पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। वो बात ही इस मौजू पर कर रहे हैं कि इनका मीडिया ट्रायल किया गया। वज़रा ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इनकी किरदार कशी की ऐसी बाकायदा मुहिम चलाई गई कि जब वो अपने खिलाफ हुआ मुकदमा जीत भी गए तो इनके अपने रिश्तेदारों ने इनको कहा कि तुम्हारे साथी जजेस ने तुम्हारे हक में ही फैसला देना था। इसी असना में जुमेरात के रोज दलाइल देते हुए उन्होंने ये जिक्र भी किया कि पाकिस्तान में कई अच्छे सहाफियों को नौकरी से निकलवा दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि वफाक कह रहा है कि यहां तजारबाकार सहाफी बैठे हुए हैं तो वो समात को बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इस हुकूमत में तमाम अच्छे सहाफियों को तो नौकरी से निकलवा दिया गया है और मैं एक एक करके नाम लेना शुरू करूं तो शाम हो जाए। अब क्या कीजिए कि ज्यादातर सहाफी जिस वक्त इन इदारों से निकाले जा रहे थे तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर इत्तलात व नशरियात भी थे। शायद उन्होंने समझा कि ये इन पर कोई जाती हमला है, हालांकि फवाद चौधरी पर जाती हमले की कोई वजह हो नहीं सकती। पाकिस्तान में मीडिया किसके हुक्म पर चलता है ये यकीनन फवाद चौधरी साहब को भी मालूम है और काजी फायज ईसा को भी। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि पीटीवी अवाम के टैक्स पर पल रहा है, लेकिन वो वजीर आजम की सियासी तकरीरें नशर कर रहा होता है, जबकि पीटीवी के एक्ट में सियासी तकारीर नशर करने का जिक्र नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर फौजी आमरों पर चोट करते हुए कहा कि पीटीवी पर तो मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर भी नशर हो जाती है क्योंकि वो बंदूक के जोर पर तकरीर नशर करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का नुक्ता नजर नशर करने की इजाजत नहीं होती क्योंकि एक फोन आएगा कि ये क्या चला रहे हो, बंद करो इसको, और फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। किसी को जरूरत नहीं होगी चलाने की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कंधे उचकाते हुए तंज किया कि मुझे नहीं मालूम वो फोन कौन करता है कि बंद करो ये सब। असद अली तूर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये अल्फाज सुनकर कमरा अदालत में सब सहाफियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई क्योंकि हम तो जानते थे मीडिया को धमकी आमेज फोन किस इदारे से आते हैं। हकीकत यह है कि काजी फायज ईसा ने कुछ गलत नहीं कहा। पाकिस्तान में सहाफती इदारे न सिर्फ कौमी मफाद वगैरह के नाम पर खामोशी इख्तियार करने को तरजीह देते हैं, यह हकीकत फरामोश करते हुए कि सबसे बड़ा कौमी मफाद अवाम को हकायक से आगाह करने ही है, अवाम को हकायक से आगाह करने में है, बल्कि साथ साथ मीडिया मालिकान के जाती मफादात भी हकायक की अवाम तक तरसील में एक बहुत बड़ी रुकावट है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जिस किस्म के रकीक हमले किए गए हैं, ऐसा सलूक सुप्रीम कोर्ट के किसी और हाजिर सर्विस जज के साथ कभी रवा नहीं रखा गया। यहां तक कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मज़ाहमत की, इन्हें भी मीडिया ने हीरो बनाकर पेश किया था। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ न सिर्फ वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई बल्कि इन्हें सोशल मीडिया पर करप्ट कहा गया। एक मौलवी साहब ने तो इन्हें यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बाकायदा गालियों से नवाजा और इन्हें फांसी देकर इनकी लाश को चौक में लटकाने तक की बात की गई। इस मौलवी के खिलाफ कोई संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रियासती टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाई जाती रहीं। यहां तक कि जब वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पार्टी अरकान को 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड देने के गैर आईनी अमल का आगाज किया गया तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस पर नोटिस लिया। इस केस के फैसले में न सिर्फ चीफ जस्टिस ने वजीर आजम की बजाय जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ फैसला दे दिया, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर यह फैसला बेंच में मौजूद दीगर जजेस से पहले मीडिया में लीक हो गया। इस दौरान एक मौका पर काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को यह कहा था कि इन्हें यह इतला व्हाट्सएप पर मौसूल हुई थी और वो इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ व्हाट्सएप जज का ट्रेंड बना दिया गया। हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि वजीर आजम ने वाकई तरक्याती फंड्स बांटे और यह बात एक पीटीआई रुकने असेंबली ने खुद मीडिया को बताई। यूं भी व्हाट्सएप जज किसको और क्यों कहा जाता है अब तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इल्जाम लगा तो जस्टिस काजी फायज ईसा पर। एक मौके पर तो उन पर यह इल्जाम भी लगा दिया गया कि वो अपने फैसलों के जरिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं।
اور جس وقت یہ سب کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ بطور سپریم کورٹ کے ایک جج کے قاضی فائز عیسیٰ اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یاد رہے، اس ٹرینڈ پر حکومتی جماعت کی پسندیدہ ویب سائٹس اور کچھ یوٹیوب چینلز پر رپورٹس کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کیچڑ بھی اچھالی گئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود وزیر اعظم عمران خان نے ان کا نام لیے بغیر الزام لگایا کہ اپوزیشن انہیں چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس محض سینیورٹی کی بیسس پر بنتا ہے۔ اس کا ذکر خود قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دلائل کے دوران کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اب وزیر اعظم عمران خان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ایک جج کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ مائی لارڈ، وہ جج میں یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں تو سب اپنی سینیورٹی کے لحاظ سے اپنے نمبر پر ہی اوپر آتے ہیں، وزیر اعظم کو یہ بھی نہیں پتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا وزیر اعظم واحد سربراہ مملکت ہے جو گھر سے روز ہیلی کاپٹر پر دفتر جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ میں صرف فیملی لاز اور ریونیو کی مقدمات سنوں، اور اس وقت بھی سوشل میڈیا پر یہ بات بڑے سسٹمیٹک انداز میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شریف کے خلاف حدیبیہ پیپر ملز کیس بند کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سامنے کیس ہی یہ تھا کہ اس کیس کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ بند تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ محض 3 رکنی بینچ کا ایک حصہ تھے، اور یہ ایک متفق کا فیصلہ تھا۔ اس بینچ کے سربراہ جسٹس مشیر عالم تھے اور ان کے ساتھ تیسرے جج مظہر عالم میاں خیل تھے۔ اس کیس میں کوئی جج میرٹ پر اس کیس کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بینچ نے جو بھی سوال اٹھایا، نیب کے تفتیشیوں کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق جب نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل راجہ عامر سے اس بابت پوچھا گیا، جو کہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ نیب کو یہ تک علم نہیں تھا کہ ملزم نے غلطی کیا کی ہے۔ انہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کی حیثیت کیا ہے، اور تو چھوڑیے، ان کے پاس تو یہ اعترافی بیان موجود تک نہیں تھا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے ایک معزز جج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اس مقدمے کی کارروائی کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے جانے سے متعلق دلائل پر جو بھی فیصلہ دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا پر جن پابندیوں اور پروپیگنڈا کی طرف قاضی فائز عیسیٰ نے اشارہ کیا ہے، اس میں سے کسی ایک لفظ سے بھی اختلاف کرنا آسان نہیں۔